Hello everyone and welcome to Tariq. In today's episode we have a special guest who will be telling us about biodiversity under the Mughals. ये जो हमारी गेस्ट हैं वो हमारी बहुत चहेती हैं और वो पहले भी हमारे वीडियोस में आ चुकी हैं. शी इज़ डॉक्टर अमिता पालीवाल. शी इज़ एन असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री इन जीसस एंड मेरी कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी. थैंक यू सो मच मैम फॉर जॉइनिंग अस एंड फॉर टुडे. आज मज़ा आने वाला है क्योंकि आप हमको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें बताने वाली हैं, स्पेशली बायोडाइवर्सिटी के बारे में जो मुगलों के अंदर कैसे था. एंड दिस इज़ अ टॉपिक दैट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग और ऑल्सो नॉट वेरी people are not very aware of it also. थैंक यू सो मच रूही. एंड फर्स्टली आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट. पहले मैं तारीख को मुबारकबाद कहना चाहूँगी जो ऐसे टॉपिक मुग़लों पे चुन के ला रहा है जो लोगों ने ना सुने हैं ना उनके बारे में ज़्यादा बात करी है, एक्सेप्ट सम ऑफ द एकेडमिशन जो लोगों तक नहीं पहुँची है. सो आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट तारीख फॉर डूइंग दैट एंड फॉर रीचिंग आउट टू पीपल, फॉर मेकिंग इट public. So congratulations Ruhi and congratulations Hiral. Thank you so much ma'am. Thank you so much. So the first question that comes to our mind is that कि जब हम बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं जो उसका बेसिक डेफिनेशन क्या है. बायोडाइवर्सिटी की अगर आप बेसिक डेफिनेशन देखें तो बायोडाइवर्सिटी में इंक्लूड होता है जितना भी टोपोग्राफी है, जितना फौना एंड फ्लोरा है, जिस तरह के पेड़ हैं, जिस तरह के वहाँ पे वनस्पति है, जितने तरह के फूल उगाए जाते हैं, किस तरह की खेती हो रही है तो किन चीज़ों की हो रही है, वहाँ के जानवर, जंगली जानवर, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, ये सब जो है ये बायोडाइवर्सिटी जो भी नेचर का पार्ट है which is a part of biodiversity. तो बायोलॉजिकल जो डिफरेंस है नेचर में that is a part of biodiversity. The second question is we all know that the definition of biodiversity is very recent. It is in the 1900s that we get to hear about it. But जो definition है biodiversity, was it same? The idea same even in the Mughal period? I don't think मुगल्स को इस बात की जानकारी थी कि बायोडाइवर्सिटी नाम की कोई चीज़ होती है. मुग़लों के पास एक बहुत कीन आई थी, स्पेशली अगर हम देखें तो बाबर हैं या जो जहांगीर हैं या बाद में शाहजहाँ हुए हैं, दे हैड अ कीन आइज टुवर्ड्स नेचर एंड व्हाट इज़ देयर इन नेचर एंड व्हाट इज़ डिफरेंट इन नेचर. नेचर में क्या चीज़ डिफरेंट है, क्या चीज़ अलग हट के है, वो तुरंत पकड़ लेते थे. जैसे बाबर आते हैं जब हिंदुस्तान में, तो बाबर हिंदुस्तान में जब आते हैं तो बाबर हिंदुस्तान की सिर्फ लोगों की बातें नहीं कर रहे हैं, वो ये भी बता रहे हैं कि वो अप्रैल के मंथ में आए हैं तो कह रहे हैं यहाँ बहुत गर्मी है और मक्खियाँ बहुत हैं और ये जो किसान हैं ये खेतों में दे ऑलमोस्ट गो नेकेड. तो बाबर को जो है उस चीज़ से चिढ़ है क्योंकि बाबर आ रहे हैं कोल्डर क्लाइमेट से, जहाँ वो कुलाक भी पहने हैं, जहाँ वो हाई क्लोक भी पहने हैं, जहाँ वो शूज़ भी पहने हैं, तो उनको वो थोड़े आधे नंगे खेतों में काम करते हुए देख कर किसानों को वो देखते हैं तो बाबर को थोड़ा सा रिपल्शन होता है. बट बाबर बात करते हैं जैसे वो सहारनपुर के पास से सरसावा से गुजर रहे हैं, बाबर जब पानीपत आ रहे हैं तो बाबर कहता है कि यहाँ पे एक पॉपुलर ट्री है और जो हमें आज भी पता है कि पॉपुलर ट्री से प्लाई बनती है. तो पॉपुलर ट्री है जो वो खेतों में हर खेत की मेड़ पे लगा रखे हैं. तो बाबर सोचते हैं कि ये इतने हाई, क्योंकि पॉपुलर ट्री की हाइट बहुत होती है, तो इतने हाई पॉपुलर ट्री क्यों हैं. तो फिर बाबर कहते हैं अच्छा वो शायद इसलिए होगा क्योंकि जो तेज़ हवा है वो फसल को ख़राब कर देती है. तो वो हिंदुस्तानी वर्ड यूज़ करते हैं कि हिंदुस्तानी जो हैं ये खेतों पे बड़े लंबे पॉपुलर ट्री लगा रखे हैं. तो एक पॉपुलर ट्री जो हम लोग गुजर जाते हैं सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ बेल्ट से एंड वी डोंट पे अटेंशन, तो बाबर जो आ रहे हैं बाबर नोटिस करते हैं उस चीज़ को, बाबर लिखते हैं अपने उसमें. फिर बाबर बताते हैं कि जो यहाँ फ्रूट्स हैं वो उतने अच्छे नहीं हैं जो सेंट्रल एशिया में. हाँ जी. कि वहाँ के अनार बहुत अच्छे हैं, भाई वहाँ के खरबूजों की बात ही कुछ अलग है. तो बाबर क्रिटिसाइज़ नहीं करते हैं ज़्यादा. बाबर कहते हैं मुझे उनकी याद आती है, तो फिर बाबर क्या करते हैं, फिर बाबर यहाँ पे आके बाग बनाते हैं. हाँ जी. चाहर बाग इंट्रोड्यूस करते हैं और चाहर बाग में आप पेंटिंग्स में देखिए उसमें है कि वो पोमेग्रेनेट ट्री लगवा रहे हैं.
अनार के पेड़ लगवा रहे हैं। तो वो बाबर एक हॉर्टिकल्चरिस्ट भी हैं जो डिफरेंट टाइप ऑफ plants and vegetation he is introducing in India, which we have to give credit to बाबर। तो बाबर शायद पहले हैं जो यहाँ का फौना फ्लोरा, पिकॉक को देख के बाबर बड़े अम्यूज़ हो जाते हैं, क्योंकि मोर तो उन्होंने कहीं देखे नहीं है, सेंट्रल एशिया में कहीं देखे नहीं है। मोर ना उनको उज़्बेकिस्तान में दिखे, मोर ना उनको ईरान में दिखे, ना मोर उनको अफ़गानिस्तान में दिखे। यहाँ के मोर का वो एक डिस्क्रिप्शन लिखते हैं कि एक बहुत बड़ी चिड़िया है जिसमें बहुत सारे कलर हैं और बहुत खूबसूरत कलर हैं, और वो जो बर्ड है, वो जो चिड़िया है, उसके ऊपर मुकुट भी है, जो पिकॉक का जो क्राउन होता है मुकुट भी है। और बड़ी लाजवाब बात ये है कि जो मेल है वो फीमेल से ज़्यादा खूबसूरत है। तो वो बाबर पूरे उसका डिस्क्रिप्शन देते हैं, लेकिन बाबर के पास पेंटर नहीं है उसको पेंट करने के लिए। लेकिन बाबर के बाबरनामा में पूरा डिस्क्रिप्शन है मोर का, कि उसके जो पंख हैं उस पर एक सिक्के की आकृति है, और वो सिक्के की जो वो डिज़ाइन है, उसके चारों तरफ कलर, इतने शेड्स ऑफ इतने ब्यूटीफुल कलर हैं। तो पूरा अगर उसको आप पढ़ेंगे तो आपके जहन में बिल्कुल आता है कि हाँ, ये बात कर रहे हैं मोर की, पिकॉक की। तो बाबर जैसे ही कोई डिफरेंट बर्ड देखता है, डिफरेंट प्लांट देखता है, डिफरेंट ट्री देखता है, वो उसकी बात करते हैं तुरंत। बिकॉज ही हैड अ वेरी क्यूरियस नेचर, उनका वो क्यूरियोसिटी से भरा हुआ नेचर था। तो ही वुड राइट अबाउट इट, ही विल मेंशन इट। अभी आप ये सोचिए कि एक एम्परर, एक बादशाह जो है अपनी ऑटोबायोग्राफी लिख रहा है, तो बादशाह की ऑटोबायोग्राफी में तो होना चाहिए मैं ये खाता हूँ, मैं ये पहनता हूँ, मैंने ऐसे वो फतेह करी। बट वो बात कर रहे हैं मोर की, वो बात कर रहे हैं पॉपुलर ट्री की, वो एक पूरा पैराग्राफ उसको डिनोट कर रहे हैं, which is a greatness and I would say a keen eye of the emperor। कॉरिन लेफेबर हैं, एक फ्रेंच हिस्टोरियन है, जो कॉरिन ये बोलती हैं कि दिस इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ यूनिवर्सलिज्म ऑफ सोवरेनिटी, कि जो सोवरेन है, जो बादशाह है, वो अपनी बादशाहत को इस तरह भी साबित करने की कोशिश कर रहा है कि खुदा की बनाई हुई एक कायनात है, और उस कायनात में जो अच्छी चीज़ें हैं वो आम आदमी नहीं देख पा रहा है। वो कौन देख पा रहा है? सोवरेन। तो ये एक और तरीका है उनकी यूनिवर्सलिटी को, उनकी सोवरेनिटी की जो यूनिवर्सलिटी है उसको इस्टेब्लिश करने का। तो वो उसको लोगों से कह नहीं रहे हैं कि मुझे बादशाह मानो, लेकिन वो उस तरह से कह रहे हैं कि देखो ये खुदा की बनाई हुई एक अच्छी नायाब चीज़ है और उसको मैं नोटिस कर रहा हूँ। तो एक ये तरीका भी है। तो आई डोंट थिंक दे वर अवेयर ऑफ the term biodiversity, they were even aware of the term naturalist, but they had allied to it. They were fascinated by it. They were fascinated by it. Yes. तो ये तो बाबर थे and he could only rule for 4 years. Yeah. फिर आपके आते हैं हुमायूं। हुमायूं की भी उतनी ही कीन आई थी जैसे बाबर की थी कि डिड ही ऑल्सो डिड ही गेट फैसिनेटेड बाय एनीथिंग दैट ही सॉ न्यू? क्या मतलब कहीं मेंशन है? हुमायूं का अगर हम देखें तो हुमायूं का गुलबदन बानो बेगम जो है, जो हुमायूं की सौतेली बहन है, तो गुलबदन बानो बेगम का जो अकाउंट है, गुलबदन बानो बेगम उसमें मेंशन करते हैं कि हुमायूं एक दिन टेंट में बैठे हुए हैं और टेंट में एक चिड़िया कहीं से उड़ के आ जाती है, और वो चिड़िया जो है वो हुमायूं ने पहले कभी नहीं देखी होती है। तो हुमायूं टेंट के सारे पर्दे गिरा देते हैं और उस चिड़िया को कोशिश करते हैं कि बाहर ना जाए। फिर वो अपने खादिम्स को बुलाते हैं कि भाई इसको पकड़ के और इसको बिठाओ, और जो उनके साथ बेजादियन पेंटर्स हैं वो कहते हैं कि इसको पेंट करो। और वो चिड़िया को वो बिकॉज ही इज़ क्वाइट अम्यूज्ड बाय इट। तो जो सालिम अली ने किया है हिंदुस्तान में, सालिम अली इज़ बिगेस्ट ऑर्निथोलॉजिस्ट who we had in India, जिन्होंने 10 वॉल्यूम्स लिखे हैं बर्ड्स के ऊपर। तो सालिम अली भी इस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ करते हैं कि जितना ये मुग़ल है, स्पेशली जहांगीर जितना बर्ड्स के डिस्क्रिप्शन देता है, जितने एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन देता है, उनकी हैचिंग से लेके, उनकी ब्रूडिंग से लेके, सब कुछ, उनके टेम्परेचर से लेके, उनकी ईटिंग हैबिट्स से लेके, वो काम सिर्फ एक पर्सन विद अ साइंटिफिक टेम्परामेंट ही कर सकता है। तो सालिम अली भी इस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ करते हैं। तो येस, वी हैव अ रेफरेंस ऑफ हुमायूं नोटिसिंग अ बर्ड विच एंटर्स इन हुमायूं's टेंट एक्सीडेंटली, और हुमायूं उसको बड़ी क्यूरोसिटी के साथ देखते हैं और उसको पकड़ के कहते हैं कि इसको पेंट करिए। अनलकीली वी डू नॉट हैव
that painting Okay. that survived today with us. Yeah. इट इज़ वेरी फैसिनेटिंग बिकॉज हम जब भी कोई भी एम्पायर डायनेस्टीज़ की बात करते हैं, ज़्यादातर आपको सिर्फ पता चलता है कि उन्होंने किस जगह पे फतेह की या क्या किया, उनकी उन्होंने कितने स्ट्रक्चर्स बनवाए या कितने टेम्पल्स बनवाए, कितने मॉस्क, वॉट एवर. बट फैसिनेटिंग ये है कि जब हम मुगल्स की बात करते हैं, वो हर एक जोन में जाके कुछ ना कुछ दे हैव नया कुछ करते हैं. जैसे जी. पेंटिंग्स हो गई, बायोडाइवर्सिटी हो गई, दे ट्राई टू रीच आउट एवरीवेयर, जो उस टाइम पे दिखती थी, जो नई चीज़ दिखती थी. तो पेंटिंग जैसे हिंदुस्तान में पेंटिंग नहीं है, लेकिन स्कल्पचर आर्ट है, हाँ जी. आर्किटेक्चर हाँ जी, है. अजंता में अगर आप जाएं तो अजंता में पेंटिंग्स आ जाती हैं. बट ये जो पेंटिंग है, जो हिंदुस्तान में पेंटिंग है, इसमें आइडियलिज्म बहुत है. हाँ जी. आइडियलाइज्ड फिगर होंगे, आइडियलाइज्ड फ्लावर्स होंगे, आइडियलाइज्ड फेस कट होगा, एंड दे डू नॉट गो फॉर नेचुरलिज्म. जैसे आप दिखते हैं वैसा नहीं दिखाया जाएगा, राइट. जैसे अशोका मौर्य पिलर पे हमको रामपुरवा में बुल भी मिल जाएगा, फिर हमें जो अशोकन लाट है उसके नीचे आपको डियर भी मिल जाएगा, बुल भी मिल जाएगा, एलिफेंट भी मिल जाएगा. बट वो बुद्धिज़्म से रिलेटेड एनिमल्स हैं कि जब भगवान बुद्ध पहली बार सरमन दे रहे हैं सारनाथ में, तो वहाँ डियर्स आके उनके पास बैठ जाते हैं. तो वो एक सिंबॉलिक डिपिक्शन है, राइट. और उसमें आइडियलिज्म बहुत है. लेकिन मुगल्स के साथ ये है कि जो मुगल्स की जो पेंटिंग है, दो इट वाज जो फर्स्ट पेंटर आए हैं वो बेजादियन हैं, ईरानियन पेंटर हैं, अमीर सैयद अली, और दूसरे उस्ताद जो हैं आमिर तबरेज़. लेकिन उनके पेंटिंग के साथ जो मुगल्स ने किया कि नेचुरलिज्म बहुत है, जो जैसा है उसको वैसे ही दिखाओ, चाहे वो बादशाह हो, चाहे वो एक ज़ीब्रा हो, चाहे वो एक डोडो बर्ड हो, या चाहे वो एक लिली फ्लावर हो. इनफैक्ट ये जो लिली आप देख रहे हैं यहाँ मेरे घर में लगा हुआ, ये आपको जहांगीर की पेंटिंग में भी मिल जाएगा, और एग्जैक्टली सेम बिल्कुल ऐसा ही उस्ताद मंसूर ने पेंट किया हुआ है अपने पेंटिंग में, जिसमें फ्लावर्स का डिपिक्शन है. हाँ जी. वो जो ज़ीब्रा वाला इंसिडेंट हम बाद में आएंगे, मुझे वो थोड़ा सा आइडिया है. हाँ. और अब क्योंकि वो जहांगीर के पीरियड, जहांगीर के पीरियड, तो उससे पहले हम अकबर के पीरियड में आते हैं. अकबर तो ग्रेट थे ही और हमेशा रहेंगे, बिकॉज he was the one who actually consolidated the empire, and Yes. who used tactics and politics and other things, and he was a ruler जो काबिल तारीफ थे. तो उनके टाइम की आप कुछ बताइए. जो तो जो अकबर है, अकबर का भी अकबर अभी तक ये है कि अकबर पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन रीसेंट रिसर्च से पता है कि अकबर को लिखना आता था, बिकॉज अकबर के लिखे हुए डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं. तो अकबर ऑल्सो हैड अ वेरी साइंटिफिक टेम्परामेंट. तो अकबर ऐसे कुछ नहीं चीज़ मानते थे, उनको लॉजिक और रीज़न से आप बताएंगे तो वो सब समझते थे. एंड दैट इज़ प्रोबेबली द रीज़न कि अकबर अपने एम्पायर में सबको लेकर चले थे, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो जैन हो, वो कोई भी उसका हो, अगर टैलेंट है और वो कैपेबल हैं, या अकबर को वो किसी भी तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, या अकबर को उनकी कोई भी ऐसी चीज़ जैसे बीरबल हैं, या राजा मान सिंह हैं, या बहरामल हैं, जो भी ऐसी चीज़ जो उनके एम्पायर में हेल्प कर सकती है, या उनकी शान, उनके दरबार की शान बढ़ा सकती है, या मियाँ तानसेन हैं, तो अकबर उनको ज़रूर एक स्पेशल ओहदा देते थे. तो अकबर ऑल्सो हैड अ वेरी साइंटिफिक टेम्परामेंट. और एक अकबर बहुत एक्सपेरिमेंट भी किया करते थे. एक अकबर का अबुल फजल लिखते हैं अकबरनामा में कि अकबर ने जो है, और ये जहांगीर भी मेंशन करते हैं, कि अकबर ने एक एक्सपेरिमेंट करा कि कुछ छोटे बच्चे जो अभी पैदा हुए हैं, रिलीजन उनका मेंशन नहीं है, वो उनकी नर्सेस के साथ उनको एक अकेले घर में रख देते हैं. अब अकेले घर में रखते हैं तो वो ये देखना चाहते हैं कि जब बच्चा बोलना शुरू करेगा, जब वो अपने माता पिता की या अपने जानने वाले रिश्तेदारों के कांटेक्ट में या अपने जानने वाले लोगों के कांटेक्ट में नहीं है, तो वो क्या ज़बान बोलेगा. वो अपनी मदर टंग बोलेगा, या जो नर्स जो उससे बात करेंगी वो लैंग्वेज अडॉप्ट करेगा, तो वो कौन सी लैंग्वेज अडॉप्ट करेगा. और दूसरी चीज़ वो ये देखना चाहते थे कि वो रिलीजन कौन सा अडॉप्ट करेगा, क्योंकि उसको तो पता नहीं है वो कौन से धर्म का है. तो वो कौन सा धर्म, वो धर्म जो उसको अपील करता है वो उस धर्म की ओर जाएगा, या वो जो धर्म उसको बता दिया गया है कि तुम इस धर्म में पैदा हुए हो तो तुम इस धर्म के हो.
तो वो अकबर एक एक्सपेरिमेंट करते हैं बच्चों के साथ, जो अकबर का एक्सपेरिमेंट सफल नहीं होता है, क्योंकि कुछ बच्चे उसमें डम हो जाते हैं, क्योंकि वो लोगों से सोशल कांटेक्ट, मैन इज़ अ सोशल एनिमल, तो लोगों के कांटेक्ट में नहीं आ रहे हैं तो बच्चे डम हो जाते हैं। कुछ बच्चे छोटे मर गए हैं, तो वो एक अकबर का एक्सपेरिमेंट है जो फेल हो जाता है। फिर अकबर एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं डियर्स के साथ, कि एक स्पीशीज़ के डियर को दूसरे स्टैग के साथ अगर क्रॉस कराया जाए तो कौन सी ब्रीड मिलेगी, तो उस ब्रीड से जो नस्लें पैदा होंगी वो कौन सी होंगी, तो वो उनको ब्रीड मिली नहीं, तो अकबर के एक्सपेरिमेंट मोस्टली फेल हो गए, क्योंकि अकबर वॉज मोस्टली बिजी इन कंसोलिडेशन ऑफ एम्पायर। सेकेंड चीज़ ये थी, लेकिन अकबर का जितना भी आप आर्किटेक्चर देखेंगे विच इज़ वेरी इको फ्रेंडली, and it is also the biodegradable material which is being used. अकबर बहुत एक्सपेंसिव मटेरियल पे नहीं जाते हैं, जो लोकली अवेलेबल है, जैसे उसकी मोस्टली बिल्डिंग आपको रेड सैंडस्टोन की मिलेगी जो सीकरी में सीकरी में, और अकबर बहुत ज़्यादा पैसा नहीं खर्च करना चाहते हैं। सीकरी में भी वो उनकी बिल्डिंग्स पे आपको मोस्टली मिलेगा डिपिक्शन ऑफ नेचर। फतेहपुर सीकरी में जो कहते हैं टर्किश सुल्ताना हाउस है, उसमें आप जाइए तो एक पूरा जंगल का सीन है, जिसमें रूस्टर्स भी हैं, जंगली जानवर भी हैं, जंगल के पेड़ पौधे भी हैं। फिर एक बाहर की दीवार पे डिपिक्शन है जिसमें पूरी एक पोमेग्रेनेट, और बिल्कुल वो अनार बिल्कुल ऐसे हैं कि ऐसा लगता है कि अभी गिर के फूट जाएंगे, तो इट्स सच अ रियल डिपिक्शन। तो वो जो डिपिक्ट कर रहे हैं अपने उसमें बिल्डिंग्स में भी, विच इज़ डिपिक्शन ऑफ नेचर एंड हाउ इट एक्चुअली लुक्ड, उसमें कोई आइडियलिज्म नहीं है। आप देख के पेड़ पहचान सकते हैं कि ये खजूर का पेड़ है, कि ये आम का पेड़ है, या ये अनार का पेड़ है, राइट। जबकि आप अपनी अगर इंडियन पेंटिंग्स को, अगर पुराने या उसको स्कल्पचर को देखें तो उसमें बहुत आइडियलाइज्ड है, आप पेड़ को देख के बता नहीं सकते कि ये किसका पेड़ है, राइट। ये आपको बताया जाता है कि जो कृष्ण है वो कदम के पेड़ के नीचे खड़े होते थे, बट आप पेंटिंग्स को देख के आप उसमें यू कांट आइडेंटिफाई, बिकॉज आइडियलाइजेशन बहुत है, बिकॉज गॉड इज़ अ आइडियल पर्सन। तो और पेंटिंग के जो सब्जेक्ट है या डिपिक्शन का जो सब्जेक्ट है वो मोस्टली या तो एम्पिरर होगा, बादशाह होगा, राजा होगा, या जो राजा जिस भगवान को मानते हैं वो होगा। बट मुगल्स में एक चीज़ खास बात ये थी कि उन्होंने राजा से हट के, बादशाह से हट के उन चीज़ों को पेंटिंग्स में या अपने उसमें जगह दी, अपने आर्किटेक्चर में, जो चीज़ें नॉर्मली नहीं नोटिस की जाती हैं, राइट। दूसरी चीज़ अकबर की एक ये भी है जो बहुत अच्छी है, कि जो वाटर कंजर्वेशन है उनकी बिल्डिंग्स में। आप अगर शेख सलीम चिश्ती की आप दरगाह देखेंगे या अकबर के जो और भी आर्किटेक्चर है, उसमें सब में जो वाटर का आउटलेट्स है वो ऐसा है कि जो बारिश का पानी भी ऊपर से आएगा वो ऊपर से आके और नीचे के एक टैंक में, अंडरग्राउंड टैंक में जाएगा और उससे सप्लाई जाएगी। मोस्टली जो मुगल्स बना रहे हैं, अपनी जो बिल्डिंग्स भी बना रहे हैं, आप देखिए या तो दरिया के किनारे होंगी, जिससे वो जो गार्डन्स बना रहे हैं उन गार्डन्स में पूरा पानी मिलता रहे और पानी की कोई वेस्टेज ना। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट, वाटर को बहुत अहमियत देते हैं, नेचर को बहुत अहमियत देते हैं, नेचर अपने आसपास बहुत उसको अहमियत देते हैं। बाबर का ही लीजिए, बाबर चाहर बाग इंट्रोड्यूस करते हैं, तो बाबर उसमें जो अपना कोई पैलेस नहीं बनवा रहे हैं, बाबर का जो दरबार लगता है वो उस गार्डन के बीचों बीच में लगता है। आराम बाग जो आगरा का है, या बागे नीलोफर जो धौलपुर का है, जिसमें बाबर जहाँ भी अपना कैंप लगा रहे हैं वो हमेशा कैंप में रहते हैं, टेंट्स में रहते हैं, और उनका टेंट कहाँ लगेगा? बगीचों के बीचों बीच। एंड जस्ट टू टेल यू दैट वी हैड दिस नोशन ऑफ वाटिका और उपवन और वन, प्लान्ड गार्डन्स नहीं है। तो ये प्लान्ड गार्डन्स ये मुगल्स लेकर आए हैं, क्योंकि बाबर को यहाँ गर्मी बहुत लगती थी, धूल बहुत उनको पसंद नहीं थी, तो वो ऐसा एटमॉस्फेयर चाहते थे जिससे डस्ट फिल्टर हो जाए, या गार्डन्स में पानी चलता रहे तो गर्मी थोड़ी ठंडक रहे, गर्मी थोड़ी कम लगेगी। तो अकबर के जितना भी बिल्डिंग्स है वो रेड सैंडस्टोन की है, जो जितनी जल्दी गर्म होता है उतनी जल्दी ठंडा भी हो जाता है। तो आपने कहा कि उनके टेंट्स लगते थे बाबर के, एंड कहते हैं उज़्बेकिस्तान, सेंट्रल एशिया और इवन इन काबुल तो वो टेंट्स में ही ज़्यादातर उनकी पेंटिंग जो ज़्यादा टेंट बेस्ड है। तो जो आगरा फोर्ट है उसकी जो
जो बनना शुरू हुआ वो अकबर के टाइम पे शुरू हुआ था कि बाबर के टाइम? सी बाबर ने जो भी कंस्ट्रक्शन करवाए हैं उसमें जो बिल्डिंग्स हैं वो मोस्टली प्री एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स हैं, लोधी पीरियड की हैं कुछ बिल्डिंग्स हैं, प्री एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स हैं, उसी में बाबर जाके रहते हैं। लेकिन बाबर ने गार्डन्स बनवाए, गार्डन के साथ रेड स्ट्रक्चर्स बनवाए हैं। जैसे चाहर बाग है तो जहाँ चारों उनके वो पवेलियन मिलते हैं वहाँ बीच में एक चबूतरा हुआ था, उस चबूतरे पे टेंट, जिसको लीजा बानीलार बोलती हैं कि मुग़ल स्टेट जो है वो पेरिपेटेटिक है, क्योंकि वो घूमते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो वो बिल्डिंग्स नहीं बनाते हैं। बट जब हम अकबर के टाइम पे आते हैं तो देखते हैं कि वो पैलेस भी बनवा रहे हैं, वो फतेहपुर सीकरी बनवा रहे हैं, वो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स बनवा रहे हैं, वो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स बनवा रहे हैं, वो नोबल से भी कहते हैं कि आप भी अपने घर बनवाइए, फिर वो कारखाने के लिए बिल्डिंग बनवाते हैं, पूरा एक तस्वीर खाना बनवाते हैं जहाँ पे हर चीज़ प्रोड्यूस हो रही है। तो अकबर, यस, अकबर इज़ कंस्ट्रक्टिंग प्लेसेस। और अकबर का तो बहुत फेमस है कि एक हिरन मीनार है कि जो उनका फेवरेट उनके हाथी उनके पेट थे, तो गज सिंह उनके एक हाथी का नाम है, राम नाम है उनके एक हाथी का, तो हाथी के नाम भी बड़े इंडियनाइज्ड रख रहे हैं और हाथियों से बड़ा प्रेम है क्योंकि हाथी का फाइट करते हैं। हाथी का एक और सिंबल है कि हाथी डिपिक्ट्स माइट। तो अकबर की ज़्यादातर बिल्डिंग्स में आपको एलिफेंट्स बहुत मिलेंगे कि अकबर क्योंकि उनकी कदकाठी बड़ी वो नहीं थी ऐसी, तो वो शायद अपने आप को बहुत ही पावरफुल सॉवरेन डिक्लेयर करना चाहते थे। उनके उस पे हाथी लाइफ साइज एलिफेंट्स उनके उस पे मिलेंगे जो आपको शायद राजस्थान के आर्किटेक्चर में भी मिलेगा, मोस्टली आपको मिलेंगे एलिफेंट्स मिलेंगे। तो वो पूरा एक वो सोवरेनिटी जो माइटी सोवरेन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो डिपिक्शन, सिंबॉलिक डिपिक्शन है एलिफेंट्स के ज़रिए। तो एलिफेंट्स का मिलते हैं और हमें बहुत अच्छे से पता है कि एलिफेंट्स की पेंटिंग बहुत है अकबर के टाइम में कि अकबर पागल मस्त हाथी, मस्त बोलते हैं, पागल नहीं बोलते, मस्त हाथी को कंट्रोल करना ये अकबर की, ये तो हमने एक मूवी में भी देखा है। हाँ, जोधा अकबर जो मूवी आई है, हाँ, तो वो चीज़ वो क्लियर सही डिपिक्ट कर रहे हैं कि आशुतोष गावत्री कर रहे हैं कि हाँ वो हाथी से अकबर को लगाव था थोड़ा। और ये जब ये कछवाहाज आते हैं तो कछवाहा देखते हैं जब पहली बार मिलते हैं तो अकबर जो है हाथी के साथ लड़ रहे हैं, तो दे आर क्वाइट अम्यूज्ड कि पागल हाथी को कंट्रोल कर लिया है उन्होंने। तो ही इज वेरी इंडियनाइज्ड। एलिफेंट जो है हाथी का एसोसिएशन है, गणेश जी से एसोसिएशन है, रिलीजियस एसोसिएशन भी है और हाथी हमारे यहाँ पूजा भी जाता है। तो हाथी को वो अपने महल में बिल्कुल जगह देते हैं कि फर्स्ट उनके उसमें ग्रैंड एंट्री करी उनका, और गेट के नाम भी हथिया पोल, हाथी गेट, हथिया पोल, हाथी गेट रख रहे हैं। और वो हाथी गेट जो उनका मेन एंट्री है, तो एम्परर जिससे एंटर करेगा वहाँ हाथी होने चाहिए। और उनकी उसमें आप देखिए आर्किटेक्चर में लोटस को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। तो जितने भी जो आइकॉनिक फ्लावर्स या एनिमल्स हैं उनको बहुत मुगलों ने अपने उसमें मस्जिद के ऊपर लोटस लगाया है उन्होंने, डोम पे, क्राउनिंग एलिमेंट that you don't see it anywhere, that you see sometimes in some of the temples, but आपके टॉप की किसी कंट्रीज में, हाँ, बाहर आप नहीं देखेंगे, बट मुगल्स में आप देखते हैं उसको कि लोटस को इतनी इंपॉर्टेंस मिली, एलिफेंट को इतनी इंपॉर्टेंस मिली है कि स्ट्रक्चर में एक इम्पोजिंग थिंग जो सबसे पहली चीज़ जिस पे नोटिस करती है वो हाथी है। अकबर का मुझे नहीं पता ये सही है गलत कि पेंटिंग भी है कि उनके पास एक डॉग भी थी, फीमेल महुआ जिसका नाम था। डॉग का, हाँ, एक और एक चीज़ है कि इस्लाम में जो है वो डॉग प्रोहिबिटेड है, बट अकबर जो है, हाँ, अकबर के पास है और उनके पास पेट चीता भी है, पेट एलिफेंट भी है, पेट चीता भी है, पेट डियर भी है, और ये डॉग भी है जो बहुत उसके उनके करीब है। अब जहांगीर जो है, जहांगीर को बहुत प्यारे लगते हैं हिरन के बच्चे, भेड़ के बच्चे, ठीक है, बर्बरी गोट के बच्चे, मरखोर के बच्चे। तो कहते हैं जब बच्चे पैदा होते हैं तो उनको मेरे आसपास रहने दो, और वो 1 महीने तक अपने आसपास रखते हैं। और ये जहांगीरनामा में ये है भी, एंड दिस इज़ बीन डिपिक्टेड बाय अफसार मोइन ऑल्सो, दिस इज़ बीन टॉक्ड अबाउट बाय कोरिन लेफेवर ऑल्सो, दिस इज़ बीन टॉक्ड अबाउट एवाकॉक ऑल्सो when they are writing about paintings or architecture, or when they are talking about naturalism in Mughal Empire.
डियर के बच्चे तो हमें भी बड़े प्यारे लगते हैं। हाँ, डियर के बच्चे तो सबको प्यारे लगते प्यारे हैं। लगते हैं। अभी कवि शाकुंतला में देखिए, जो कालिदास शाकुंतला को जो डिपिक्ट करते हैं, जो नायिका है शाकुंतला, संस्कृत में उनका जो है अभिज्ञान शाकुंतलम, उसमें शकुंतला को वो डियर के साथ डिपिक्ट किया जाता है क्योंकि हमेशा। सुंदर चीज़ है, हिरन जैसी मृग नयनी। ये तो नायिका जो हैं हमारे कवियों की, जो उस समय के जो प्रेम प्रसंग लिखे गए हैं 14-15 सेंचुरी में, या जो सूफीज जो लिख रहे हैं उसमें मोस्टली कि हाथी जैसी चाल, हिरनी जैसी आंखें। हाँ जी, वो तो गाने भी वैसे बनते हैं। हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो अब हम जहांगीर पे आते हैं। हाँ, जहांगीर की भी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आप बताइए वो ज़ीब्रा को लेके। हाँ, तो जहांगीर जो हैं, जहांगीर को सबको ये पता था कि जहांगीर को जो एग्जॉटिक बर्ड्स हैं, एग्जॉटिक फ्लावर्स हैं या एग्जॉटिक एनिमल्स बड़े पसंद हैं। तो जहांगीर के दरबार में एक साहब लाते हैं अफ्रीका से ज़ीब्रा को पकड़ के, और जहांगीर को भेंट करते हैं, और जहांगीर बड़े गुस्सा हो जाते हैं। वो कहते हैं, ये क्या तुमने गधे को उसमें काली लाइन लगा के मुझे मेरे सामने भेज दिया है, ये तो गधा है, क्योंकि ज़ीब्रा पहले किसी ने देखा नहीं होता है। तो जहांगीर अपने कोर्ट में उसको बुलवाते हैं ज़ीब्रा को, और कहते हैं अभी मैं इसका पर्दाफाश करवाऊंगा। और वो कहते हैं कि इसकी ये धो के रगड़ रगड़ के इसको धो दो, ये इसने पेंट करके लाए हैं। अब वो रगड़ते रहते हैं, अब वो नकली हो तो धुले भी, वो असली होते हैं। जब वो पता चलता है अकबर जहांगीर को कि ये अफ्रीका से आया हुआ है, वहाँ एक ऐसा गधे जैसा जानवर है जिसके वाइट कलर का है, जिसके शरीर पे ऐसे काले, तो वो उस्ताद मंसूर को बुलाते हैं। नादिरुल असर उनका टाइटल है। तो उस्ताद मंसूर को जहांगीर ने स्पेशली रखा हुआ था, इसीलिए कि आप जो भी एग्जॉटिक बर्ड या जो भी, जिसको भी मैं बोलूँ, आप उसको पेंट करिए। तो पहली बार हमें मुगल एल्बम में, मुरक्का में, हमें ज़ीब्रा पोज करते हुए मिलते हैं, एंड साइड पोज एकदम हूबहू सेम है। अब प्रश्न उठता है कि इसको ये पेंट कैसे करते थे? वो तो जानवर है, घूमेगा, तो उसको उस जगह पे बांध के खड़ा किया जाता था। और फिर मंसूर और ये मिनिएचर पेंटिंग्स हैं, ये बड़ी पेंटिंग नहीं है, लाइफ साइज पेंट नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 इंच, 2.5 इंच, 1 इंच, 1.5 इंच, इससे ज़्यादा बड़ी नहीं होती थी। तो उस पर वो पूरे उसको उकेरते हैं ज़ीब्रा को। तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग एपिसोड है। और जहांगीर उस पर लिखता है कि मैंने तो वही याद है, उस पर हुक्म दे दिया था कि इसको धुलवाओ, ये तो गधे को पेंट करके ले आया है। जहांगीर ने और कौन से एग्जॉटिक बर्ड्स और एनिमल्स की पेंटिंग्स बनाई? जहांगीर का अगर आप बात करेंगे तो एक पूरा वाइल्ड लाइफर्स के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्स है जहांगीर की, जहांगीरनामा। और जहांगीर ने जिस वो रीजन में जाते हैं, लाहौर में जाते हैं, कश्मीर में जाते हैं, राजस्थान जाते हैं, तो वो हर एक का, वो वहाँ के जो भी डिफरेंट चीज़ देखते हैं वो उसका डिपिक्शन वो करवा देते हैं। तो कश्मीर के जो डिफरेंट वैरायटीज़ के फ्लावर्स हैं, आप देखेंगे, आप उसकी सराहना करेंगे और आप उसको छोड़ देंगे। तो जहांगीर वहाँ देखते हैं ट्यूलिप्स, और ट्यूलिप हो सकता है कि जहांगीर ने कश्मीर में नहीं देखे हों, क्योंकि एबाकॉक का ये आर्गुमेंट है कि जहांगीर का कंटेम्प्रेरी एक रूलर है रुडोल्फ सेकंड, और वो रुडोल्फ सेकंड जो है वो होली रोमन एम्परर है। तो रुडोल्फ भी नेचुरलिस्ट थे, रुडोल्फ का बहुत रुझान था पेंटिंग की, नेचर की जितनी चीज़ें उसको पेंटिंग में करा जाए। तो और ये जो क्योंकि उसका जो एम्पायर वो फैला हुआ है, वो स्पेन, पोर्चुगल, प्राग, यहाँ पे सब, वियना, इधर सब फैला हुआ है। तो और गोवा में पोर्चुगीज़ थे, मौजूद थे। तो गोवा से हो सकता है, और गोवा के जो वहाँ से प्रीस्ट आते थे वो जहांगीर से मिलते थे, तो हो सकता है वो एक एल्बम जहांगीर के पास आया हो। तो जहांगीर के टाइम का एक बहुत खूबसूरत मंसूर का बनाया हुआ ट्यूलिप फ्लावर है, और वो ट्यूलिप फ्लावर की पूरी लाइफ बयान कर देता है कि वो जब बल्ब में होता है, वो जब बड होता है, वो जब खिलता है, और उसकी जो लीव्स है, एंड एग्जैक्ट हूबहू यू कैन find it out. So that is the best depiction of any exotic flower. फिर जहांगीर एक बात करते हैं कि कश्मीर में एक जो फ्लावर है वो ऑरेंज और येलो कलर का है, और वो बिल्कुल ऐसा उदास सा फ्लावर है, और उसकी जो पेटल्स है वो नीचे गिरी हुई हैं, राइट, वो सब नीचे जाती हैं, ऊपर नहीं जाती हैं, सन की हो जाती। तो एक बादशाह बैठ के ये नोटिस कर रहा है
कि ये जो पेटल्स हैं वो ऊपर जा रही हैं कि नीचे जा रही हैं, और वो ऑर्डर करते हैं मंसूर को कि इसको आप बनाइए। हाँ, दूसरा एक डिपिक्शन है डोडो बर्ड का। डोडो इज़ एक्सटिंक्ट बर्ड, और डोडो बर्ड का अगर हमें डिपिक्शन, क्लियर डिपिक्शन जो मिलता है वो तो या जहांगीर की पेंटिंग में मिलता है या रुडोल्फ की पेंटिंग में मिल जाता है। 17वीं सेंचुरी की बात कर रहे हैं, तो उसमें उस समय फोटोग्राफी तो थी नहीं, तो उसमें उनका डिपिक्शन, एंड इट्स अ हू बहू मेडागास्कर डोडो बर्ड फाउंड देयर। फिर उनके पास, जहांगीर के पास एक कोई श्रीलंका से आता है, श्रीलंका से उनको ओरेंगुटैन गिफ्ट करता है। तो डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ मंकीज़ भी वो करते हैं। और एक टर्म होता है जो मेडिवल वर्ल्ड में इट वाज वेरी पॉपुलर, इट वाज कॉल्ड अजब। अजब, तो अजायब घर आजकल हम म्यूज़ियम को बोलते हैं। तो वो जो भी अजीब चीज़ देखते थे उसको ज़रूर नोटिस करते थे। एंड ही हैड हिज पर्सनल कलेक्शन विच इज़ बीन इन ऑक्सीडेंटल वर्ल्ड, जो यूरोपियन वर्ल्ड है उसको, उसमें वो मिरबले बोलते हैं उसको। तो उनके पास एक पूरा वो कलेक्शन है जिसमें एक नरवाल वेल है जिसकी टस्क है, आइवरीज हैं उसमें, डिफरेंट मीटियोर है जो ऊपर से कोई उल्का गिरी होगी, उसका एक टुकड़ा जहांगीर ने उसमें रखा था। तो जहांगीर को बहुत शौक़ है इन सब चीज़ों का, और जहांगीर को बहुत सिर्फ वो ऑब्ज़र्व नहीं करते हैं और वो ऐसे मानते भी नहीं हैं, वो उस चीज़ को, उसको पूरा एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसका एक एक चीज़ नोटिस करते हैं। जैसे टर्की का, टर्की को वो पहली बार देखते हैं, तो जैसे बाबर हैरान हो गया था मोर को देख के, ऐसे ये हैरान हो जाते हैं टर्की को देख के। तो टर्की के बारे में वो उस्ताद मंसूर से पेंट तो करवाते हैं, और वो कहते हैं कि मेरे जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे उन्होंने भी बर्ड देखी थी, बट उनके टाइम में वो मोर का रेफरेंस देते हैं कि वो रिकॉर्ड करने के लिए कोई पेंटर नहीं था, बट मेरे पास तो है, मंसूर है, तो मंसूर से पेंट करवाते हैं। और वो टर्की का बोलते हैं कि भाई ये जो एक बर्ड है बड़ी, और ये पीहन से बड़ी साइज़ की है, बट पिकॉक से इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा है। ये भी कलर बदलती है, ये कभी सफ़ेद हो जाती है इसका नेक के पास, कभी ये ब्राउनिश हो जाती है, और इसके जो पंख हैं उसमें रेड कलर भी है, ब्राउन भी है, ब्लैक भी है, वाइट भी है। चेहरा बड़ा अगली है उसका, बहुत ही बदसूरत सा उसका चेहरा, और इसके यहाँ पे कुछ लटका हुआ। और उसका पूरा जहांगीर ऑर्डर करते हैं कि उसको पूरा मेजरमेंट लीजिए, जब वो मेट कर रहा है तो उसका टेम्परेचर क्या है, जब उसने अंडे दिए हैं तो टेम्परेचर क्या है, अंडों से जब बच्चे निकलते हैं तो अब क्या, तब क्या टेम्परेचर है, और वो बच्चे जो निकले हैं वो किस साइज़ के, अंडा किस साइज़ का है। जब वो लायन हंटिंग पे भी जाते हैं तो लायन हंटिंग में भी वो यही करते हैं। दैट्स हाउ वी गेट द इन्फॉर्मेशन कि भाई लायन कहाँ कहाँ। आजकल जितने अपने कंजर्वेशनिस्ट वाइल्ड लाइफर जो काम कर रहे हैं लाइन पे, गिर लाइन पे या और जगह के, वो उनके लिए बहुत बड़ा अच्छा है कि भाई ये जगह थी जहाँ पे उन्होंने लायन हंट किया था। जैसे रूप बास का रेफरेंस आता है, मथुरा के पास एक जगह है, भरतपुर मथुरा के पास। रूप बास में वो अकबर बताते हैं कि वाइट टाइगर मिलते थे वहाँ पे, और वाइट टाइगर की ही हंटिंग करने वो जाया करते थे। इनफैक्ट रूप बास के पास का जहांगीर भी एक रेफरेंस देते कि वो टाइगर हंट के लिए गए, और अच्छा खासा एक पूरी शेर की फैमिली वो जा रही है, और वो शिकार करने ही वाले हैं कि कोई आ जाता है और वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, चले जाते हैं। शेर की फैमिली का जिक्र अकबर भी करते हैं कि वो शेर की फैमिली जा रही है और कह रहे हैं मैं डरा नहीं, अकबर लिखते हैं मैं डरा, अकबर के लिए लिखा जाता है कि डरे नहीं, शेर की आंखें मिली अकबर से, अकबर की आंखें मिली शेर से। तो वो शेर और वो शेर, तो वो दूसरे वाले शेर जो असली के शेर हैं वो चले जाते हैं चुपचाप, उनके पीछे उनके बच्चे, पूरी फैमिली उनकी शेरनी भी जा रही है और वो कब्ज़ भी जा रहे हैं। तो अकबर उनको जाने देते हैं कि नहीं फैमिली है, छोड़ दो, छोटे बच्चे हैं तो छोड़ दो। तो वो पूरा रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो उसको लिख रहे हैं। एक एम्परर खुद लिख रहा है और जहांगीर आप खुद रिकॉर्ड कर रहे हैं, और एक अकबर के लिए आप फजल रिकॉर्ड कर रहे हैं। जहांगीर की एक पेंटिंग है, ही स्टैंडिंग ऑन एनिमल्स एंड ही शूटिंग मलिक अंबर जो उनके दुश्मन, वो एक आइडिया था, तो उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, तो जो जहांगीर और अकबर जो हैं वो हिंदू फिलॉसफी में बहुत बिलीव करते हैं। तो उनकी पेंटिंग को आप सिर्फ एक मुस्लिम पेंटिंग या मुग़ल पेंटिंग के मत देखिए, उसमें बहुत सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है जिसमें उन्होंने क्रिश्चियनिटी, हिंदुज़म और इस्लाम तीनों का ब्लेंड किया है।
तो जहांगीर की जो पेंटिंग है उसमें वो दिखाते हैं कि एक नीचे गाय है, और गाय पे, क्योंकि हिंदुज़म में ये बिलीव है कि जो पृथ्वी टिकी हुई है वो गाय की सींगों पे टिकी हुई है, या जो प्राइमेबल मैन जो मनु है ना, मनु का एसोसिएशन है गाय से एसोसिएशन हमारे कृष्ण का भी है ना, गाय सेक्रेड एनिमल है। तो गाय है, गाय के ऊपर एक मछली है, न मछली का भी है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की, मत्स्य अवतार। अब आप ये देखिए मुगल्स में दे हैड माहे अलम, तो निशान एक लेके चलते हैं, निशान में माहे मर्तब है, तो मछली बनी हुई है। तो ये मछली का जो अडॉप्शन है ये कहीं ना कहीं उनके हिंदू फिलॉसफी में बिलीफ से आया है। तो उसको मछली का भी मत्स्य अवतार का है। हम उस पर फिर ऊपर एक आप देखेंगे कि ग्लोब है, ग्लोब पे फिर जहांगीर है, और जहांगीर जो है मलिक अंबर जो बड़े दुश्मन है मुग़ल एम्पायर के, जो डेक्कन के अहमद शाही किंगडम फिर वो रूल करने लगे हैं चांद बीबी की डेथ के बाद, तो उसको तीर से मार रहे हैं। अब उनका जो तीर चल रहा है उसके पास एक चेन ऑफ जस्टिस भी लटकी। हाँ जी, वो तो बहुत इम्पोर्टेंट थी, क्योंकि जहांगीर बहुत इंसाफ पसंद है, तो उनकी पेंटिंग में भी हिंदू फिलॉसफी भी आ गई, चेन ऑफ जस्टिस की, भाई कोई भी आकर मुझे इंसाफ के लिए गुहार लगा सकता है। अब उनकी चेन ऑफ जस्टिस कहाँ जा रही है, उस पर खूब सारी बेल लटकी हुई है, और वो जा रही है आसमान पर। तो उनको इंसाफ इसलिए करना है ताकि वो ऊपर जाके वो अपना चेहरा दिखा सके, और उनका जो इंसाफ है वो दैट इज़ इवन सैंक्शन बाय द गॉड्स। फिर आपको शेरप्स भी दिखेंगे जो जो क्यूपिड्स हैं, क्यूपिड्स वो उनके ऊपर क्राउन लेकर आ रहे हैं, तो क्यूपिड्स उनको एरो पकड़ा रहे हैं। यूरोपियन इन्फ्लुएंस है, क्रिश्चियन इन्फ्लुएंस है, क्योंकि क्यूपिड्स जो हैं वो एंजल्स हैं, और एंजल्स आपको ला के दे रहे हैं, तो एंजल्स आपको सैंक्शन दे रहे हैं कि हाँ भाई तुम मारो, और इसमें तुम्हारे साथ गॉड है। तो ये बहुत सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। एनिमल्स को भी उसने बहुत सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में, और प्लस ही वांटेड टू शो कि मैं सबका बादशाह, जहांगीर। और वही अकबर का था कि मैं सबका बादशाह हूँ। अकबर तो सैफरन रोब पहन के अपने दरबार में जाते हैं, और दरबार में जब बैठते हैं तो आलती पालती मार के हिंदुओं के तरीके से बैठते हैं। वो बिल्कुल धोती भी पहनते हैं, धोती पहन के जा रहे हैं, धोती में, और एक में उनके शायद उन्होंने जनेऊ भी पहना हुआ है, टीका लगा के जा रहे हैं, टीका लगा हुआ है, और सैफरन में उनके बड़े वो मुल्ला जो हैं उनके दरबार में बड़ा शोर मचाते हैं कि भाई ये सैफरन ये नहीं पहनेंगे, और अकबर उनको चढ़ाने के लिए फिर से सैफरन रोब पहन के जाते हैं। तो ये वो बादशाह हैं जो कहते हैं हम किसी धर्म के नहीं हैं। जब चांद और सूरज जब अपनी रोशनी देने में जब वो डिफ्रेंशिएट नहीं करते हैं, तो हम तो गॉड्स के रिप्रेजेंटेटिव हैं अर्थ पे। वी शुड ऑल्सो नॉट डिस्टिंग्विश। तो धर्म के नाम पे, ज़ात के नाम पे, कलर के नाम पे, इसके नाम पे डिस्टिंक्शन नहीं होना चाहिए। और मेरे ख्याल से दैट्स अ वेरी मॉडर्न थिंकिंग, उनकी बहुत लिबरल अप्रोच है। बट मॉडर्निस्ट जो मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटर्स या वो कह लो वो तो ये जो अब रिलीजन लाया जा रहा है दैट इज़ थोड़ा सा आयरनी है, क्योंकि ये जो मुग़ल एम्परर हैं, अगर आप अकबर, जहांगीर, इवन हुमायूं को अगर आप देखिए, तो ये लोग कोई डिफरेंशिएट नहीं करते, जबकि वो बादशाह हैं, वो मोनार्की है, वो डेमोक्रेसी है ही नहीं। बट वो सबको लेके चल रहे हैं। अकबर के टाइम में तो 23% जो उनके मनसबदार्स हैं, 23% वो हिंदू मनसबदार्स हैं। और जयपुर के देखिए घराने को क्या उन्होंने प्रमोट करा कि बारामल से लेकर और मान सिंह से लेकर और भगवान दास से लेकर और लास्ट तक वो जय सिंह, वो सबसे बड़े मनसब उन्हीं लोग को दिए गए। मान सिंह को तो मनसब ये था कि 7,000 ज़ात, 7,000 सवार लास्ट तक लेकर चले। तो ये सारी चीज़ें। और अकबर के बारे में एक और चीज़ है, वो नदियों को, नदियों के पानी की, उनकी पवित्रता को भी उतनी इम्पोर्टेंस देते हैं। तो गंगा वाटर से, और अकबर का जो खाना बनता था गंगा वाटर, वो गंगा जल से बनता था। Also, they used to hunt, but there were certain days where they used to not hunt. They used to also ban hunting and ban slaughter also. तो ये अकबर के टाइम से शुरू होता है। अकबर वेजिटेरियन हो गए। When he grows older, he becomes a vegetarian. और अकबर की एक पेंटिंग भी है जिसमें अकबर हंटिंग करने के बाद बहुत ही उदास बैठे हुए हैं पेड़ के नीचे, और उनसे पूछा गया कि भाई क्यों उदास हैं। तो अकबर कहते हैं कि
मैं क्यों इन निरी, मतलब ये बेचारे बेजुबान हैं, इनको क्यों मार रहा हूँ और इनको क्यों मार के मैं खाऊँ, ये ठीक नहीं है। तो वो छोड़ देते हैं। और उन्होंने अपने तौहीद इलाही जो एक उन्होंने एक कल्ट टाइप का जो चलाया था, उसमें उन्होंने बिल्कुल थर्सडे रेफरेंस किया हुआ था कि थर्सडे पीर का दिन है, गुरु का दिन है, तो इस दिन मीट नहीं खाया जाएगा। और ये चीज़ जहांगीर भी अपने उसमें करते हैं कि जिस दिन बर्थडे है, ये कोरोनेशन, हाँ, जैसे अकबर का बर्थडे संडे को था, तो संडे को मीट नहीं होगा। जिस दिन आपका राज्याभिषेक हुआ है, कोरोनेशन हुआ है, आप उस दिन मीट नहीं खाएंगे। थर्सडे को आप मीट नहीं खाएंगे। कोई भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट ऐलान है कि बकरीद पे आप किसी गाय को ज़िबा नहीं करें, आप किसी गाय नहीं काटी जाएगी। ये चीज़ तो बहादुर शाह ज़फ़र तक चली है कि आप काउ स्लॉटर नहीं करेंगे, क्योंकि ये सेंटिमेंट्स को हर्ट करेगा। तो वो उस चीज़ को बैन कर देते हैं कि आप बकरीद पे जो पहले ही होता था कि एक काउ स्लॉटर हो जाता था, तो वो उस चीज़ को वो बैन कर देते हैं और बिल्कुल मनाही कर देते हैं। तो अकबर वेजिटेरियन हो जाते हैं। और जहांगीर के टाइम में जो हंटिंग है, मेनली आप देखिए तो हंटिंग एक ये मिसनॉमर भी है लोगों में, आम बिलीफ ये कि भाई इन्होंने बहुत जानवरों को हंट किया था, तो शायद जो है जो हमारे बाघ हैं या जो हमारे शेर हैं वो कम हो गए। तो मुगल्स का आप देखिए तो मुगल में जो हंटिंग है, स्पेशली जो कैट स्पीशीज़ का हंटिंग है, कैट स्पीशीज़ का हंटिंग वाज नॉट अलाउड टू एवरीवन, इट वाज ओनली अ रॉयल प्रेरोगेटिव। और वो इसलिए क्योंकि वो जंगल का राजा है, ये मतलब ये वर्ल्डली किंग है, तो इनको अपने वो रखना था कि भाई ओनली अ किंग कैन किल अ किंग। तो वो लिमिटेड है सिर्फ रॉयल्टी के लिए, आम आदमी उसका शिकार नहीं कर सकता था। तो आप ये नहीं कहते, बल्कि आप ब्रिटिशर्स, आप कॉलोनियल पीरियड में आए, द इंग्लिश हैव किल्ड मोर एनिमल्स, आप दे हैव किल्ड फिनिश चीताज एक्सटिंक्ट हो गए हैं, लायन इज ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, क्योंकि उनका ये फेवरेट पास टाइम स्पोर्ट हो गया था। एनीवन कुड गो। आर्मी में, आर्मी का कोई भी पर्सन, आप आर्मी की पुरानी मेस में जाइए, आपको कितने लोगों के चेहरे, कितने जंगली जानवरों के, मोस्टली टाइगर्स के, मोस्टली लायन के आपको मिल जाते हैं वहाँ पे, विच वाज एंड लेपर्ड्स के, पैंथर्स के। जबकि आप उसमें देखिए तो लेपर्ड्स और ये जो है वो बिल्कुल पेट हैं। एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है उसका जहांगीर का। जहांगीर कहते हैं भाई ये जब एलिफेंट के जो बच्चे हैं तो इनको आप जो है ठंडे पानी से मत नहलाओ। ये जब ठंडे पानी से नहा के ठिठुरते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता, तो इनके लिए पानी गर्म रखो। अब कितना गर्म रखो ये भी बादशाह बताते हैं, कहते हैं उतना गर्म रखो जितना बच्चे को दूध देते समय उसका दूध में जो कुनकुनाहट और गर्मी होती है, बस उतना गर्मी रखो, फिर देखो हाथी को कितना मज़ा आता है। तो सर्दियों में आप हमारे जो हाथी हैं उनको गर्म पानी, उनको ठंडे पानी से नहीं नहलाएंगे। एक बादशाह अंडरस्टैंड कर रहा है एक जानवर को, और ये तो जो रॉजर जो ट्रांसलेट कर रहे हैं जहांगीरनामा इज़ क्वाइट अम्यूज्ड कि एक जानवर का इतना दर्द एक बादशाह कैसे महसूस कर सकता है। तो बट दिस इज देयर। एलिफेंट बेबीज क्यूट भी तो बहुत होते हैं। हाँ, एलिफेंट बेबीज क्यूट भी होते हैं। एक बड़ा क्यूट बेबी से एक अगर आप इजाज़त दें तो मैं बताऊँ आपको, एक मरखोर गोट होती है, तो वो और जहांगीर को एक बर्बरी गोट दिखी। बर्बरी जिससे आज का आपका बर्बरी ब्रांड जो निकला है ना, हाँ जी, हाँ जी, बड़ा फेमस ब्रांड है इंग्लैंड का, तो उसी के वूल से आता है। तो बर्बरी गोट उनको मिलती है। जहांगीर कहते हैं दोनों इतनी खूबसूरत हैं, दोनों इतनी अच्छी हैं, तो इसको क्या करा जाए। तो कहते हैं कि इनका क्रॉस कराते हैं, इनके क्रॉस से हमें और बड़े प्यारे इनके बच्चे मिलेंगे। और वो सच में बच्चे जब होते हैं इनके क्रॉस करते हैं, और वो कहते हैं जब मेटिंग करेंगे तो मुझे बताना, मैं टेम्परेचर लूँगा। तो वो एक उनको आकर उनका एक नोबल वो कहता है कि साहब वहाँ मीटिंग शुरू हो गई है। तो मीटिंग देखने जाते हैं बादशाह और टेम्परेचर लेते हैं। फिर जब उनके बच्चे होते हैं तो कहते हैं वही जो मैं आपको बता रही थी कि 1 महीने तक मेरे पास छोड़ दो, और उनके नाम रखते हैं सबके। उन सारे बेबीज़ के उन्होंने नाम रखे हैं जहांगीर ने कि इसका नाम ये है, इसका नाम ये है, इसका नाम ये है। और मोस्टली जितने एलिफेंट्स या डियर्स हैं, उनके जो पेट हैं या
पेट चीता है, सबके नाम उन्होंने रखे हुए। तो ये एक बड़ा, जहांगीर जो है ऐसे ही वो बिलीव नहीं करते हैं, वो खुद देखते हैं। एक उस समय बड़ा ये था कि जो बिटुमिन होता है, जो एक सड़क पे एक तरह का पत्थर होता है जिससे रोड कंस्ट्रक्ट करते हैं, कि वो अगर आपकी टांग वांग टूटी है तो आप उसको बांध दीजिए तो आपकी हड्डी जोड़ने के काम आता है। तो जहांगीर ऐसे कैसे मानते थे? जहांगीर ने एक चिकन जो था उसकी टांग तोड़वाई गई और इस पर बिटुमिन बांधा गया, तो एंड देन ही डिबंक द थ्योरी कि नहीं, ये बिल्कुल हेल्प नहीं करता। ही ऑल्सो डिबंक की जो पग्नासिटी ऑफ माउंटेन गोट्स, की माउंटेन गोट्स जो हैं इतनी फेरोशियस क्यों हैं, इतनी लड़ाकू क्यों होती हैं, तो उसके पीछे वो रीज़न फाइंड आउट करते हैं, फिर वो रीज़न अपने जहांगीरनामा में लिखते हैं। तो ये कोई आम आदमी नहीं कर सकता। They had the mind of a scientist actually. They wanted evidence, scientific evidence। और लेफेवर बिल्कुल बोलती हैं कि अगर जहांगीर हिंदुस्तान में अभी मॉडर्न सेंचुरी में होना, he could have been the biggest naturalist and biggest conservationist and the grandest wildlifer in India, right? तो अब हम शाहजहाँ पे आते हैं। शाहजहाँ तो वैसे ही आप जानते हैं कि मतलब एवरीथिंग हैज़ टू बी ग्रैंड, सब कुछ हम मतलब अपने तौर तरीके और अपने टेस्ट के हिसाब से यूज्ड टू डू। तो उनके एंड पेंटिंग्स उनके टाइम पे भी बनती थी, तो उनका क्या योगदान रहा है? शाहजहाँ का ऐसा, शाहजहाँ did not have that keen eye, but Shahjahan gave importance to these exotic birds and animals and also flowers in his architecture. We can see that जब हम रेड फोर्ट जाते हैं, रेड फोर्ट में आप जो दीवाने आम है उसमें पीछे देखिए आप, जो प्लैक है ब्लैक कलर का, उसमें वो पूरा पीतरा ड्यूरा है, और पीतरा ड्यूरा में आपको लिलीज मिलेंगे, ट्यूलिप्स मिलेंगे, पैरट मिलेंगे, पैरट तो खैर नहीं है, पैराकीट्स मिलेंगे आपको, रूस्टर्स मिलेंगे, चेरीज मिलेंगी। तो ये सबका डिपिक्शन है। और इनफैक्ट चेरी तो अगर बात से बात निकली है तो मैं बता देती हूँ कि चेरी जहांगीर लेकर आए हैं, जहांगीर के टाइम में चेरी आई है। एक पेड़ आया था और जहांगीर को जब बड़ी पसंद आई तो उसने कहा ये तो बड़ी अच्छी है, ये तो टेस्ट जहाँ से आई है वहाँ से बेटर टेस्ट कर रही हैं यहाँ ग्रो करने में। तो वो कश्मीर में चेरीज़ के पेड़, और कश्मीर तो उनका फेवरेट था जहांगीर का स्पॉट, तो वो वहाँ खूब सारे चेरी के पेड़ लगवा देते हैं। इसी तरह से बाबर को यहाँ पे खरबूजे और वो अनार नहीं मिलते हैं तो बाबर यहाँ खेती शुरू करवा देते हैं, आलमंड, पिस्ता, ये सब यहाँ पे लाए जाते हैं। फिर फिरोज शाह तुगलक के टाइम में आप जाइए सल्तनत पीरियड में, तो वो अंगूर की खेती करवाते हैं, पूरे अंगूर के बाग लगवा देते हैं। यहाँ पे दिल्ली में अंगूर के उन्होंने अंगूर उगाने शुरू कर दिए। तो दिस इज समथिंग विच यू नो सर्टेन क्रॉप्स थैंकफुल टू देम, खाते हैं। बिल्कुल। अब जहांगीर के टाइम में जहांगीर ने पोटैटोज आए थे लैटिन अमेरिका से, आलू, तो आलू की खेती शुरू करवा देते हैं वो यहाँ पे, मक्का शुरू करवा देते हैं वो अगेन, हाँ, टोबैको शुरू करवाते हैं, चिलीज़ आई हैं मैक्सिकन चिलीज़, तो वो चिली की खेती करवाते हैं। फिर पोर्चुगीज़ के ज़रिए ये टोमेटोज़ भी आता है, तो टोमेटो की खेती, तो मतलब हिंदुस्तान में ये should be thankful to them for पाइनएप्पल, अनानास, हाँ, एक पाइनएप्पल का जो दाम था वो 10 मैंगोज के बराबर था। और ये जब जहांगीर फ्रूट्स की बात करते हैं ना, तो जहांगीर इज़ अनलाइक बाबर, तो वो बाहर के फ्रूट्स की तारीफ नहीं करेंगे, तो वो जहांगीर की कहते हैं हाँ ठीक है ये फ्रूट आया है सेंट्रल एशिया से, आया ईरान है, बट हिंदुस्तान के आम का कोई मुकाबला नहीं है। तो जहांगीर बड़े तगड़े वाले हिंदुस्तानी हैं, वो हिंदुस्तानी पल को कहते हैं कि भाई हिंदुस्तान के आम खा के देखिए आप सब भूल जाएंगे। फिर पाइनएप्पल का जो तुमने जिक्र करा है, तो वो पाइनएप्पल का भी जिक्र करते हैं, उसके टेस्ट का जिक्र करते हैं, फिर पाइनएप्पल का जो फ्रूट देखते हैं उसका साइज़ वो सब बताते हैं। वो एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो जो हंट किया है लायन उन्होंने, कहते हैं इसको खोल दो, इसका बॉडी का डाइसेक्शन करो, तो वो डाइसेक्शन उसको किया जाता है। वो कहते हैं कि ये इसमें इतनी बहादुरी आती कहाँ से, मैं देखना चाहता हूँ। सो ही हैज़ दिस वेरी zoological एंड बॉटनिकल बेंट ऑफ माइंड कि वो उसको देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। और तो शाहजहाँ जो है एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं,
लेकिन उनके आर्किटेक्चर में जितना दीवाने खास में, आप दिल्ली के भी दीवाने खास में देखिए, मोस्टली आपको ट्यूलिप्स का, लिलीज का, गुड़हल और नरगिस का, जिसको वो कहते हैं ये पैराडाइज फ्लावर्स हैं। बेस्ट पीटर ड्यूरा इज डिपिक्टेड इन द फॉर्म्स ऑफ दीज फ्लावर्स। तो वो सब फ्लावर्स का डिपिक्शन करते हैं उसमें। और वो मैंगोज के भी बहुत शौकीन, मैंगोज के तो बहादुर शाह जफर तक शौकीन है। जो गालिब हैं बड़ी ललचाई नज़रों से बहादुर शाह जफर के बाग देखते हैं और वो कहते हैं कि वो और बहादुर शाह से आप कैसे कहें कि भाई हमें मैंगो चाहिए, आम चाहिए। तो बहादुर शाह के जो मैंगो के बाग होते हैं वो उसके पास से टहलते हुए जाते हैं और हसरत भरी निगाहों से देख रहे होते हैं। और आगे चल के वो एक गधा वहाँ पे आम पड़े होते हैं। तो बहादुर शाह जफर कहते हैं कि देखो ये गधा आम नहीं खा रहा। तो गालिब बड़े चुटकी लेके बोलते हैं हाँ सिर्फ गधा ही आम नहीं खाता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। एक और इंटरेस्टिंग इससे चीज़ है कि एक आम खा लेने पे, फेवरेट बादशाह का आम खा लेने पर बादशाह अपने बेटे से इतने खफा हो जाते हैं कि उसकी पूरी जागीर छीन लेते हैं। शाहजहां की बात करते हैं? हाँ। और औरंगजेब? हाँ। तो शाहजहां के फेवरेट मैंगो गार्डन है जहाँ से सिर्फ आम, और शाहजहां बड़े आम के शौकीन थे, बहुत ज़्यादा। तो आम सिर्फ उनकी डिशेस में भी आम के बहुत सारे वो हैं। तो आम आते हैं उनके लिए, फिर औरंगज़ेब बेचारे वो आम तोड़ के उसमें से खा लेते हैं। शाहजहां के पास कम आम पहुंचते, पूछते हैं किसने तोड़वाया, जागीर उसमें औरंगज़ेब। कहते हैं उसकी बिल्कुल जागीर धौलपुर की लेके वो दारा को दे दो। इतने खफा हो जाते हैं कि भाई हिंदुस्तान के बादशाह हैं आप, अब बेटे नहीं खाए हैं, बेटे नहीं खाए, लेकिन वो कहते नहीं ये आम तो सिर्फ मेरे लिए है मैं खाऊंगा। तो आम की बहुत बड़ी शौकीन है, क्योंकि सेंट्रल एशिया में भी नो कि आम तो होते नहीं है। तो यहाँ पे आके अब उन्होंने तो सेंट्रल एशिया का मुँह देखा नहीं। भाई शाहजहां की जो मदर है वो तो जोधपुरी प्रिंसेस हैं, जहांगीर की जो मदर हैं वो कचवाहा राजपूत प्रिंसेस हैं। तो खून तो उनका हिंदुस्तानी है ही, आधा खून तो उनका हिंदुस्तानी है। औरंगजेब तक जो है, जो उनके खून तो चला आ रहा है भाई, क्योंकि शाहजहां बेटे हैं राठौड़ी प्रिंसेस के, जगत गोसाई के बेटे हैं। सो मैम मैंने एक आर्टिकल पढ़ा है एबा कोच के, इनकी किताब में लिखा था जहांगीर और बेकन का कि जो आइडिया ऑफ अ सॉवरेन किंग क्या है, उसके बारे में बताइए। थैंक यू रूही फॉर पॉइंटिंग आउट दैट। इनफैक्ट आई फॉरगॉट हमारे कॉन्वर्सेशन में। तो एबा कॉक का एक आर्टिकल आया है जिसमें वो बेकन एंड जहांगीर जो उनका आपने मेंशन करा, उसमें वो कहते हैं कि जो जेम्स फर्स्ट के टाइम में 17th सेंचुरी में देयर इज़ अ नोबल बेकन वो एक उटोपियन किंगडम का एक आइडियल पिक्चर पेश करते हैं और उसमें कहते हैं कि सोवरेन वो है जो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटी की बात मत नहीं करे, बल्कि जो नेचर है और जो नेचर को साथ लेके चलता है, ही इज़ अ परफेक्ट सोवरेन। तो जहांगीर तो बेकन से कभी मिले नहीं है, ना बेकन ने जहांगीर को ध्यान में रख कर लिखा है, लेकिन जहांगीर का जो लव फॉर नेचर है या नोटिसिंग सर्टेन स्ट्रेंज थिंग्स इन नेचर, वो बहुत मैच करता है बेकन के आइडियल सोवरेन से। तो जहांगीर को mostly historians portray him as a weak ruler who was all the time into wine and women and all that. But अगर हम बेकन का यूटोपियन किंग का, यूटोपियन किंगडम का अगर हम लेके चलें, तो जहांगीर फिट्स into an ideal sovereign in that because of his love for nature. और बेकन एग्जाम्पल देते हैं रुडोल्फ का, ओके, एंड रुडोल्फ इज़ ऑल्सो कंटेम्प्रेरी ऑफ जहांगीर, रुडोल्फ सेकेंड, जिसकी हमने पहले बात करी थी। तो वो अगर एबा कॉक को अगर हम बिलीव करते हैं तो डेफिनेटली जहांगीर वाज एन आइडियल सोवरेन। औरंगजेब के टाइम पे तो आई डोंट थिंक सो इतना हो पाया होगा, बिकॉज ही वाज बिजी इन हिज कैंपेन्स एंड ही वाज अ वेरी डिफरेंट पर्सन फ्रॉम हिज प्रीडेसेसर्स। बट हम जब अपने आखिरी बादशाह की बात करते हैं, आपने मुझे याद एक बार मेंशन किया था कि ही कंस्ट्रक्टेड बाग इन नियर हिरोली एंड इवन ही हैड प्लांटेड एक्सोटिक प्लांट्स इन रेड फोर्ट। उसके बारे तो एक हयात बख्श और मेहताब बाग, दो गार्डन हैं रेड फोर्ट में, जिसमें एक जगह है जहाँ पे सावन एंड बहादुर दो मार्बल पवेलियन बने हुए हैं, शाहजहां के टाइम के हैं। तो उसके पास ही हयात बख्श गार्डन, वहीं पे कॉफ़ी प्लांट एक लगवाया गया है और उस कॉफ़ी प्लांट की बात करते हैं बहादुर शाह जफ़र। तो कॉफ़ी प्लांट इंडिया में और स्पेशली नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में तो कॉफ़ी आ चुकी है क्योंकि सूफीज़ ने इंट्रोड्यूस कर दी है, लेकिन यहाँ पे उसका वो लगवाना और बहादुर शाह
ज़फ़र के टाइम में वो मेंशन है. दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. अनदर इज़ ज़ीनत बगीची महरौली में. तो वहाँ के जो ऑरेंजेस हैं, वो जो मेटकाफ हैं, रेजिडेंट हैं, हाँ. तो मेटकाफ को वो ऑरेंज की टोकरी बहादुर शाह ज़फ़र का रोज़ानचा एक लिखी हुई है, दहलवी की बुक है, उसमें वो मेंशन करते हैं कि बहादुर शाह ज़फ़र उनको एक पूरी टोकरी वो ज़ीनत बगीची से संतरों की भिजवाते हैं. तो संतरे यहाँ उगाए जा रहे हैं दिल्ली में, महरौली में, और पूरी बगीची है, और वो उसी के संतरे खाना पसंद करते हैं, और जब गिफ्ट करते हैं तो उसी के संतरे करते हैं. तो येस, ऑरेंज ऑर्चर्ड वॉज कैन से फैसिलिटेटेड और पेट्रोनाइज्ड बाय बहादुर शाह ज़फ़र. और गुलाब का तो खैर है ही. गुलाब तो बहुत फेवरेट है इन सब के. और कहते हैं कि जब अकबर शाह सेकंड की जो वाइफ हैं, उनके बेटे जहांगीर मिर्ज़ा को वो सेटन से उनका झगड़ा हो जाता है, और सेटन उनको भेज देते हैं, तड़ी पार कर देते हैं, इलाहाबाद भेज देते हैं जहांगीर को. मिर्ज़ा जहांगीर ने शराब के नशे में, वो उन्होंने शरी पी हुई थी, वो गोली, तमंचा निकाल देते हैं वो सेटन के ऊपर, और गोली भी चला देते हैं सेटन पे. तो उनको तड़ी पार कर दिया जाता है. तो उनकी जो वाइफ है वो ये मांगती हैं, मुमताज़ नाम है, तो ये मांगती हैं कि मेरा बेटा यहाँ पे, मुझे बेटे की सूरत देखने को मिल जाए. तो फिर वो फूल वालों की सैर जो अभी भी होती है महरौली में, एंड इट इज़ ऑलवेज इनॉग्रेटेड बाय द गवर्नर. इनफैक्ट वो पहले बंद हो गई थी, लेकिन गांधी और नेहरू ने उसको दोबारा शुरू करवाया, जो हिंदू और मुस्लिम यूनिटी की बहुत बड़ी मिसाल है. कि वो फूल वालों की सैर शुरू होती है महामाया मंदिर से, एक हिंदू टेम्पल से शुरू होती है, और कुतुब बख्तियार काकी की दरगाह पे जाकर वो ख़त्म होती है. वो शुरू ऐसे हुई थी कि जब वो बेगम ने मन्नत मांगी, तो जब वो आई हैं रेड फोर्ट से चलते हुए, तो लोगों ने उनके रास्ते पे पूरे इतने फूल बरसाए हैं कि बेगम को जो है नंगे पैर खाली सड़क पे ना चलना पड़े, फूलों पे चले हों. तो तब से फूल वालों की सैर वो शुरू हुई है. तो आप ये देखिए कि जो नेचर लविंग का जो कॉन्सेप्ट है वो लास्ट तक कंटिन्यू रहा है. इनफैक्ट अगर आप मुमताज़ महल का एक रूम है कुतुब बख्तियार काकी की दरगाह में, जो एक जनाना ड्योढ़ी हुआ करती थी, उसमें आप देखिए तो गोल्ड से पेंटिंग है, और आम की पेंटिंग. उसमें आम पेंट करे हुए हैं, और भी बहुत सारे फूल पत्ती पेंट करे हुए हैं, जो अभी ऑलमोस्ट, क्योंकि इतना कंजर्वेशन नहीं है तो ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट है, लेकिन क्योंकि वो दरगाह के अंदर हैं तो दरगाह वालों ने उसको बचाया हुआ है. तो उस पर पूरी वो पेंटिंग है, और गोल्ड से और नेचुरल कलर से पेंटिंग है. अच्छा, मुगल्स की जो पेंटिंग है वो भी नेचुरल कलर्स की है, वो कोई केमिकल्स नहीं यूज़ कर रहे हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, विच इज़ अ वेरी इको फ्रेंडली थिंग. और पेपर पे पेंटिंग कर रहे हैं. अनलाइक यूरोपियंस, वो ऑयल नहीं यूज़ करते हैं, वो क्रश करते हैं, जेम्स को क्रश करते हैं, या गोल्ड और सिल्वर को, वो उसके पानी से पेंटिंग कर रहे हैं, विच इज़ अ वेरी इको फ्रेंडली. एक शाइन आती है. हाँ, एक लस्ट्रस पेंटिंग जो है, और अभी तक उनके कलर इतने इनमेरेटिंग हैं, इतने ब्राइट हैं, बिकॉज वो सारी नेचुरल पेंटिंग है. तो इनका पूरा आर्किटेक्चरल, इनकी पेंटिंग, इनका लव फॉर नेचर, इट्स वेरी एविडेंट. एंड मैंगोज की जब आप बात करते हो तो नो वंडर मैंगो इज अ नेशनल फ्रूट. अभी तो मैंगोज का सीजन भी है रूही. हाँ जी. और मैंगोज के तो चटकारे हम सब लेते हैं. सब लेते हैं, और मैंगोज के साथ बहुत एक्सपेरिमेंट करे हुए हैं. लखनऊ के कुजीन में एक डिश बनती है जो शायद यहाँ पॉपुलर नहीं है, उसको बोलते हैं गुड़म्मा. तो वो गुड़म्मा जो होता है वो मैंगोज को, कच्चे आम जो होते हैं, उसको पकाया जाता है चीनी के पानी में, और फिर उसमें दूध मिलाया जाता है. आयुर्वेदा में कहते हैं कि ऑपोजिट चीज़ें, खट्टी और दूध का कॉम्बिनेशन नहीं है, फट जाता है. तो उसमें जब वो दूध फट जाता है तो कुछ वो रबड़ी टाइप का बन जाता है, एंड इट्स वेरी टेस्टी. आई हैव टेस्टेड इट एट माय सुपरवाइजर्स प्लेस सिंस शी हेल फ्रॉम लखनऊ. तो अवधी कुजीन में वो गुड़म्बा बड़ा पॉपुलर है. तो आम के साथ बड़े एक्सपेरिमेंट किए. शाहजहाँ के डिशेस में बहुत पुलाव में डले हैं, डिशेस में डाले हैं, कुल्फियाँ बनती हैं. बिल्कुल. बहुत ही. तो आम तो हर तरीके राजा है. हाँ, आम तो राजा है, और आम हर तरीके से खाया जाता है, और आम मुगलों का भी फेवरेट रहा है. नो वन कुड से नो टू मैंगोज. और जो गालिब की बात करें तो सिर्फ गधा ही आम नहीं खाएगा, बाकी तो सब आम खाते हैं. सही बात.
Thank you so much, ma'am, for giving your time and for giving us such interesting anecdotes and history. मतलब I thoroughly enjoyed it and hopefully हमारी audience भी बहुत enjoy करेगी. आई होप आपकी ऑडियंस इन्जॉय करे, और ये तारीख बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है बिकॉज हम सारे तो ओरिजिनल सोर्सेज नहीं पढ़ते हैं. जो एकेडमिक्स में नए नए आर्टिकल आ रहे हैं, अब आप लोग वो पढ़ के जब आप हिस्टोरियन से कांटेक्ट करते हैं, उनको बुलाते हैं, तो आई थिंक वी आर एकेडमिशियंस आर ऑल्सो थैंकफुल टू यू एंड ऑडियंस के लिए तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि बिना पढ़े उनको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं एंड सच एन इंटरेस्टिंग एनेक्डोट. सो आई होप इट विल help them in their civil services, in their NET, in their other competitive exams, and also they'll got to know many things because आजकल बहुत नफ़रतें फैल रही हैं, तो बहुत कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें तारीख के माध्यम से आपको पता चलेंगी. So thank you so much for having me, Rohit. Thank you so much. We really hope that you have liked and enjoyed today's episode. Please like, share and subscribe and keep watching Tariq.